स्वागत है आप सबका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से, जहां पर उनके द्वारा यहां पर प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सभी की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की गई। नवरात्रि पर्व की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का ये पर्व हमें मातृशक्ति की उपासना तथा सम्मान की प्रेरणा भी देता है। समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करने वाला ये पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि नवरात्रि में कन्या पूजन की परंपरा भी बालिकाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है। वहीं विकासनगर के कालसी में शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन सिद्धपीठ महाकाली मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिरों में श्रद्धा सुमन और साथ ही साथ ये अन्य चीजें जो है वो चढ़ाई जा रही हैं। उसी के साथ श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में मां के लिए आरती भी की जाएगी और साजो श्रृंगार के साथ मां के 9 रूपों को अलग अलग सजाया जाएगा। और इसी के चलते सिद्धपीठ मां काली मंदिर में लोग बड़ी उम्मीद के साथ मुरादों की चुनरी बांधते हुए दिखाई दिए। और सभी लोगों ने माँ के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव से माँ लोग यहाँ पे माथा टेक रहे हैं और सुबह माँ का महाश्रृंगार, महाआरती और दुर्गा स्तुति का पाठ प्रारंभ हुआ। ये सिद्धपीठ श्री महाकाली मंदिर है। पांडव यहाँ पर रहे थे, कुछ समय पांडव ने यहाँ पर व्यतीत किया था। तो यहाँ पर माथा टेकने में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ आदि क्षेत्र से लोग माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये श्री महाकाली मंदिर कालसी एक सिद्धपीठ स्थान है। यहाँ पर माता अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं कि पांडव यहाँ पर रहे थे, पांडव ने यहाँ पर कुछ समय यहाँ पे व्यतीत किया था और अपने अज्ञातवास के समय पांडव ने यहाँ पे माता की पूजा अर्चना की और यहाँ पे ये माता का मनोकामना सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो भी कोई अपनी मनोकामना लेके आता है, अपनी मनोकामना मांगता है, तो माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ के दरबार में उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि क्षेत्रों से भी माँ की पूरे भारतवर्ष से माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और शारदीय और चैत्र नवरात्र में माँ के यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ रहती है। और नवमी के दिन यहाँ माँ का भंडारा होता है। वैसे तो हर शनिवार रविवार को, प्रत्येक शनिवार रविवार को माँ का यहाँ पर भंडारा चलता है। पूरे मार्केट में पूरे सब जगह इतनी खुशी है माता के आगमन की। कल पितरपक्ष हमारा खत्म हुआ, पितरों का दिन, और आज से माता के दिन शुरू हुए। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है और सभी देशवासियों से उम्मीद करते हैं कि माता के दिन को बड़े अच्छे से मनाए, कोई गलत काम ना करे, किसी को कोई बुरा ना बोले और हमेशा अच्छा करे। माता के लिए सबसे बड़ी पूजा यही है। माता को और कुछ नहीं चाहिए, हमारे भक्त सब अच्छे से रहे। जय माता दी। लालकुआ शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन क्षेत्र में यहाँ पर विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। वहीं लालकुआ के बेरी पढ़ाव और साथ ही साथ अष्टादश भुजा महालक्ष्मी मंदिर में सभी 9 रूपों का यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना हो रही है और सभी 9 रूप विराजमान है। और प्रथम दिवस मां शैलपुत्री की आराधना के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। महामंडलेश्वर श्री सोमेश्वर यदि महाराज जी ने बताया है कि शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है। इस नवरात्रि में मां की आराधना करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हिंदू धर्म का मां भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ जगतदात्री देवी अपने 9 रूपों के स्वरूप के साथ इस धरा पर आती हैं और सभी श्रद्धालु भक्त लोग माँ भगवती की आराधना पूर्ण रूप से यह शरद ऋतु के आगमन की खुशी में होती है।
आज सभी लोग प्रातः उठ करके माँ भगवती के जो चित्र होते हैं उनको साफ सुथरा करके जौ की स्थापना करते हैं। और माँ को लाल वस्त्र बहुत पसंद है, तो माँ का लाल वस्त्र से श्रृंगार करके फूल माला और धूप दीप से भगवती को नारियल रख करके और जौ बोते हमारे यहाँ पर। तो इस तरह करके भगवती की आराधना की जाती है। और अष्टादश भुजा श्री महालक्ष्मी मंदिर में शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर अनेकों कार्यक्रम होते हैं। माँ भगवती की विधिवत आराधना होती है। और कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, जब माता सती सीता जब उनका विवाह नहीं हो रहा था तो वह भगवती की आराधना करने के लिए भगवती गौरी की मंदिर पे गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इस तरह करके माँ भगवती आराधना करती हैं। और हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो कन्या कुमारी होती हैं, जिनके शादी का योग नहीं होता है या नहीं बन पा रहा है, वही शारदीय नवरात्रि में आकर के माँ भगवती की आराधना करें। निश्चित ही माँ भगवती 9 दिनों में उनके विवाह का जो शुभ दिन है वह निश्चित से करेंगी। इसी तरह इस महालक्ष्मी मंदिर में आकर के और दूर दूर श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ का जो नियम है, वह अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा अष्टादश महालक्ष्मी और प्रथम शैलपुत्री से लेकर के 9 देवियों तक की जो स्थापना है काशी के मूर्धन विद्वानों के द्वारा किया गया, विधि पूर्वक किया गया है। इसीलिए समाज के सुधार के लिए भी यह अनेकों कार्यक्रम होते हैं। इस शारदीय नवरात्र के दौरान यहाँ पर 3 तारीख से और 11 तारीख तक श्री राम कथा का भी आयोजन किया गया है। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं अल्मोड़ा जनपद के भी सभी मंदिरों में भक्तों द्वारा सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। और अल्मोड़ा के लोकप्रिय गोलू देवता जी को न्याय देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। वहां पर टंगी घंटियां और चिट्ठियों की संख्या बताती है कि इस मंदिर में लोगों की कितनी आस्था है। इसी के चलते वहां के जो लोगों ने बताया है वो ये है कि हर साल यहाँ पर भारत ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में माथा टेकते हैं। इसके साथ ही नवरात्रों में यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना मांगते हैं। जैसे कि आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और चितई गोलू देवता की अपने आप में बहुत ज़्यादा मान्यता है। आपको पता है उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश विदेश में गोलू देवता को माना जाता है। न्यायकारी देवता के रूप में गोलू देवता प्रसिद्ध है। नवरात्र में श्रद्धालु गोलू देवता से अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए यहाँ पर आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, यह मान्यता है। और लोग बढ़ चढ़ के नवरात्र में गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा हो, उत्तराखंड का हर एक क्षेत्र से गोलू देवता मंदिर में लोग अपनी आस्था लेके आते हैं। सर उनकी आस्था का भगवान पूर्ण ख्याल करते हुए उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव मंदिर को न्याय के देवता के रूप में माना जाता है और नवरात्र में विशेष महत्व है। अपने परिवार की आयु वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए और मनोकामना सिद्धि के लिए लोग यहाँ पर संकल्प के साथ पहले नवरात्र को पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर इस मंदिर का बहुत पवित्र महात्म्य है। दूर दराज से लोग आकर अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए यहाँ कामना करते हैं। पहले नवरात्र को दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं और अष्टमी नवमी को बहुत अधिक यहाँ पर भीड़ रहती है। सुबह से मंदिर में लाइन लग जाती है और काफ़ी इंतजार के बाद मंदिर में प्रवेश मिलता है। वहीं लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पद अधिकारियों ने खनन ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कि उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वो 4 दिसंबर को एक साथ इकट्ठा होकर जिला अधिकारी के कार्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए खनन ट्रांसपोर्टरों और किसानों ने कहा कि सरकार ने जिस नीतियों को लेकर हरिद्वार जिले में अवैध खनन की रोकथाम के लिए माइनिंग टीम लगाई थी वो उन नीतियों पर खरा नहीं उतर पा रही है, जिसको लेकर कि उनके द्वारा ये कहा गया कि लगातार माइनिंग टीम द्वारा खनन ट्रांसपोर्टरों और किसानों का शोषण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्ज करने का काम करे। पूरे उत्तराखंड के जो हमारे खनन ट्रांसपोर्टर है, हमारे किसान है, मजदूर है, सभी भारी संख्या में डीएम आवास पहुंचेंगे और वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जैसी वहाँ स्थिति बनेगी फिर वो देखा जाएगा और
जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक डीएम को कोई कार्य हम नहीं करने देंगे। ये हमारी सीधी सीधी चेतावनी है कि पहले तो हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये अपनी रॉयल्टी काट देते हैं अपनी मर्जी से RPM, ठीक है, हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं हमें बिन बताए। उसके बाद जो रॉयल्टियों का रेट है वो 8 रुपये क्विंटल है RPM पे विद रॉयल्टी। तो ये हमें भी अपने भंडारण बता दें कहाँ है कहाँ नहीं। 8 रुपये के भंडारण और मटीरियल विद रॉयल्टी हम लेके आएंगे वहाँ से, फिर इसको हम बेच देंगे, हमें भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है जी। बाकी ये बिल्कुल शोषण करा हुआ है ट्रांसपोर्टरों का और गलतियाँ ये भी कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हल्की सी गलती ट्रांसपोर्टर कर देगा तो उसका 2 लाख रुपये का चालान है। ये जितनी गलतियाँ कर रहे हैं इनका कोई चालान नहीं है, कुछ नहीं है। ने प्राइवेट माइनिंग कंपनी को कैलाश बैट लिमिटेड को जिन मानकों के हिसाब से इनको रॉयल्टी प्रोवाइड की थी, जिन मानकों के हिसाब से इनको यहाँ पे कंपनी को काम दिया था, वो उस काम पे कंपनी खड़ी नहीं उतर रही। आर्थिक और मानसिक को दोनों तरीके से उत्पीड़न कर रही। इन्होंने जो नियमावली बताई थी कि हम टोल पे चेक पोस्ट पे आपको रॉयल्टी देंगे, वो इन्होंने आज तक नहीं दी। हमारी गाड़ियों का बिना मर्जी से रॉयल्टी काट के कहीं भी भेज देते हैं, हमारी गाड़ी खड़ी रहती है। हमारी गाड़ी जब पूरा बिल लेके जा रही तो पहले तो ये रोकेंगे, फिर प्रशासन रोकेगा। एक गाड़ी अगर भोगपुर से खनन सामग्री लेके जाएगी तो ऋषिकेश तक 20 जगह रुकती है वो। इनके आने से हमें नुकसान नहीं हुआ, फायदा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई भी चीज़ जो पहले बोला था कि हर चीज़ का मूल सार्वजनिक होगा, जो भी होगा सब पब्लिक के डोमिनेट में होगा और प्रदेश में खनन सामग्री बहुत अच्छे रेट पे बिकेगी, जिससे निर्माण समय में कोई बाधा नहीं होगी। आज के टाइम पे खनन सामग्री मिलनी भारी हो रही, मिल रही तो वो इस हिसाब से मिल रही कि हम उसे बेच नहीं पा रहे। इनकी नियमावली इस प्रदेश को शोषण करने के लिए है। जिस हिसाब से ये कंपनी आई थी कि यहाँ उत्तराखंड के लोगों को बेनिफिट देंगे, उन्होंने आज तक नहीं दिया। इन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि हमारे खनन भंडारण यहाँ है, यहाँ से आप माल उठाओ। किसी ट्रांसपोर्टर को आज तक ये नहीं बताया। इनकी कोई चेक पोस्ट पे माइनिंग के रेट नहीं है। इनकी कोई चेक पोस्ट पे जितने आदमी हैं सारे बाहर के आए हुए हैं, उनकी ID का नहीं पता। वो गाड़ी वालों के साथ में वहीं हरिद्वार के सुमन नगर नहर पटरी का मुख्य मार्ग सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जिसके कारण आए दिन वहां दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं। लेकिन संबंधित विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। 4 दिन पहले एक व्यक्ति का गड्ढे में गिरने से पांव टूट गया और वो व्यक्ति बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद की राहगीरों द्वारा उस व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। निर्माण को लेकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो रोड बनी थी, अब से पहले भी जब नई रोड का निर्माण किया गया था तो इस रोड में कहीं पर भी फुटपाथ नहीं दिया गया है, जो एक दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है। और साइड में अभी भी इतने झाड़ और झाड़ियां खड़ी हुई है कि अगर 2 गाड़ी आपस में चल रही है तो बाइक वाला जरूर उनके नीचे आ सकता है। कारण फुटपाथ नहीं है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर जो रोड है, ये पूरी रोड में जगह जगह खड्डे बने हुए हैं, जिसको यूपी इरिगेशन और हमारे मुख्यमंत्री साहब इनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये रोड यूपी इरिगेशन के अंडरटेकिंग आती है, तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि जो यहाँ पे आबादी लगी हुई है, लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र लगा हुआ है, 50,000 की आबादी इस रोड से लगी हुई है, जिनका ये मुख्य मार्ग है, जो आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। 2 बार मैं खुद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को एडमिट करा चुका हूँ। कारण यही खड्डे हैं। और इस रोड से भी बड़ी समस्या है हमारा जो पुल है, पथरी रोह पुल। सबसे बड़ी समस्या है पथरी रोह पुल की, क्योंकि वहां क्षमता से अधिक भारी वाहन सिड़कुल के वहां पर डेली आवागमन हो रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और वो लगभग 50,000 आबादी के गांव के जो जनसंख्या है, वो उनका मुख्य मार्ग है। अगर फ्यूचर में भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो पूरी आबादी संकट में आ सकती है। कृपया जो हमारे मुख्यमंत्री धामी सिंह जी है और यूपी इरिगेशन इस पर ध्यान दे और नए पुल का कोई प्रस्ताव जरूर रखे इस पर। देखिए, मैं भी पिछले 6-7 महीने से देखता आ रहा हूँ, ये सड़क सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है और पिछले 6-7 महीने से ये इतनी जर्जर हालत में पड़ी है। इस पर सरकार की ओर ध्यान दे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इस पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है और बल्कि 6-7 गाँव इस पर लगे हुए हैं लोकल के। इसमें रोड डेली लोग आवागमन बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ताकि ये सड़क नवीनीकरण होकर दोबारा बन सके। बल्कि मैं ग्राम गढ़मीरपुर से हूँ और इसमें अभी 3-4 दिन पहले हमारे गांव का लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी पूरी टांग क्षतिग्रस्त हो गई है। लगभग उसे यहाँ हॉस्पिटल में लिया भी नहीं है।
पता नहीं कहीं बेचारे बिल्कुल गरीब घर से रात में। हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर के करीब हरियाणा रोडवेज की बस ने एक हथनी को टक्कर मारी। घटना में हथनी गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घायल हथनी का उपचार डॉक्टर की टीम के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान हथनी ने दम तोड़ दिया। वहीं पर वन विभाग की टीम ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की। इधर एसडीओ तराई केंद्र शशि देव ने बताया कि वन विभाग ने डॉक्टरों की टीम ने हथनी को बचाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसको अंदरूनी चोट लगी थी, लेकिन हथनी को उपचार के दौरान नहीं बचा पाया गया और उसने दम तोड़ दिया। हल्द्वानी के आपको बता दें कि जिस तरीके से हल्द्वानी के बेल बाबा मंदिर के पास जो है वो एक हथनी को टक्कर मारी गई और जिसमें उसका देहांत हो गया। बेल बाबा मंदिर के समीप रामपुर रोड पर हरियाणा रोडवेज बस की टक्कर से घायल हुई गर्भवती हथनी की घटना पर क्षेत्रीय सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ये दुखद घटना है। उन्होंने आगे कहा कि हल्द्वानी रामपुर जो सड़क है वो एक तरह से हाथियों के लिए कॉरिडोर है। उन्होंने कहा कि उक्त सड़क से रोजाना हाथियों सहित जंगलों के जानवर जो हैं उनका आना जाना रहता है। सांसद ने आगे कहा कि पूर्व में वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर उक्त सड़क पर बैरिकेटिंग तथा सुरक्षा व्यवस्था की थी, लेकिन हाथी बड़ा जानवर है जो कि उन्हें पार कर सड़क पर पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही संबंधित विभागों से मिलकर यहां पर रामपुर सड़क लाइट लगाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हल्द्वानी से लेकर रुद्रपुर हॉल्ट तक रामपुर सड़क पर लाइट लगाने से जानवरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि जल्द वाहनों की स्पीड को लेकर भी दिशा निर्देश विभागों को दिए जाएंगे। जंगल में जो हमारी सड़क है वो एक किस्म से हाथियों का कॉरिडोर है। उसको किस तरह से सुरक्षित रखा जाए और कैसे उनके निकलने का स्थान रखा जाए, वो फॉरेस्ट और पीडब्ल्यूडी के बीच में वार्ता हुई है और कुछ भूमि पीडब्ल्यूडी को दी गई थी बैरिकेडिंग लगाने के लिए और उचित व्यवस्था करने के लिए। लेकिन हाथी इतना बड़ा जानवर है कि वो फिर भी उसको किसी न किसी तरह से पार कर लेता है। चिंता का विषय है कि फिर एक हाथी को फिर कल चोट लगी है, आज फिर एक चोट लगी है। इससे पहले भी एक आध हाथी चुटेल हुए हैं, जो चिंता का विषय है। अतिशीघ्र हम टाडा जंगल में लाइट लगाने के लिए विभागों से कह रहे हैं, ताकि जब ट्रैफिक चलता है वो तो 24 घंटे चलता है, किसी भी समय कोई दुर्घटना हो सकती है, वो कम की जा सकती हो। और किस तरह से आगे के लिए सेफ्टी जो हमारे मेजर्स हैं उनको और अच्छा चुस्त दुरुस्त किया जाए, उस पर भी हमारे दोनों विभाग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विचार कर रहे हैं। चिंता का विषय जो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। वैसे रामनगर से आते हैं, एक कॉरिडोर वो भी है हमारा। चलते समय चाहे किसी भी डिपो की गाड़ी हो, किसी भी सरकार की आ रही हो, क्योंकि यहाँ तो हर राज्य सरकारों से गाड़ियाँ आती हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, उनको जगह जगह पर उनके लिए स्लोगन लिखे जाना, सावधानी बरतना, हाथी यहाँ पर है, धीरे चलिए, जो जिस टाइप से लिखते हैं, इसके लिए हमने पुनः कहा है कि आप अपील करें, क्योंकि एकदम से सड़क भी बंद नहीं हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर हमारे ऐसे कॉरिडोर्स हैं। जिम कॉर्बेट पार्क में भी है और देश के इतने ज़्यादा हमारे स्थान हैं जहाँ पर हाथी हैं, शेर हैं और अन्य जंगली जानवर हैं। सड़कें भी जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो उसके सेफ्टी के लिए हमारे नियम बनाए गए हैं, उसके लिए पूरा आगाह किया जाता है। जैसे अकेले न निकलें, इतने बजे के बाद बाहर न निकलें, गाड़ी चलाते हैं तो एक इतनी स्पीड पर निकलें, अगर जंगली जानवर क्रॉस कर रहा है तो उसको क्रॉस करने दें, खड़ी हो जाएं। तो कई जो लिखे जाने थे स्लोगन, उसकी कमी देखी गई है।
हम सब लोगों ने कहा भी है विभागों से इसको और तेज़ी से काम करें, इस पर न रोकी जा सके। विभाग देख रहा है, संख्या बढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन उनके क्रॉसिंग करने पर, सड़क क्रॉस करने पर या फिर कहीं अचानक से कोई भाग के आ रहा हो, उस पर गाड़ी का ब्रेक नहीं लगने से कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं। उसको एक निश्चित चाल पर ही टाडा जंगल में चलना चाहिए। ऐसे स्थानों पर एक निश्चित किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी वो तय होता है, उसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। कम स्पीड में हम गाड़ी चला सकते हैं, वहाँ जो एक मानक है उसके उस मानकों के आधार पर। अब ये एकाध घटनाएं हो गई हैं, इसके बाद से और चौकन्ना होकर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड 2024 संशोधन बिल की तैयारी चल रही है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। वहीं पर वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन को लेकर उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास होने के बावजूद वो गरीब हैं और उनका एजुकेशन लेवल जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। ये सोचने का विषय है। मुफ्ती शमून कासमी ने सीधे तौर पर इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खुद यहाँ पर क्रूक किया है और अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने अपने लोगों को बोर्ड में बिठाकर तमाम बड़ी संपत्तियों को बेच दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये संपत्तियां वापस मिलती है तो निश्चित रूप से इससे तमाम लोगों को फायदा होगा। देखिए, वक्फ बोर्ड जो 2024 संशोधन बिल जो जिसकी तैयारी चल रही है और जेपीसी में उसके ऊपर बहुत पूरे देश के अंदर उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं और जेपीसी के माननीय अध्यक्ष श्री जगदम्बिका पाल जी जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रहे हैं। मैं आज ये बात कह सकता हूं कि ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि तीसरे नंबर की संपत्ति मुसलमानों के पास हो और फिर वो गरीब हो, उनके एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे चला गया हो, मुख्य धारा से कट कर के बिल्कुल वो एक दयनीय स्थिति के अंदर आ गए हों, जबकि उस वक्फ संपत्ति के माध्यम से, उनकी आमदनी से उन गरीब मुसलमानों का, बेवाओं का, यतीमों का कल्याण किया जा सकता था और उस संपत्ति के ऊपर हॉस्पिटल होने चाहिए थे, स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेज होने चाहिए थे। आज ऐसा ना हो करके कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर, जो 60 साल का कार्यकाल है लगभग, बहुत लंबा होता है, अपने चहेतों को, अपने मीडिएटरों को उनका अध्यक्ष बनाया और उन्हें बनाने के बाद उन्हें पूरी आज़ादी दी, उन्हें पूरी पावर दी कि तुम इसे लूटो और इसे बर्बाद करो, और वो उन्होंने ऐसा किया। आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आज माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।